हे हिंदू शक्ती संभूत दीप्तितम तेजा, हे हिंदू शक्ती संभूत दीप्तितम तेजा, हे हिंदू तपस्या पूत ईश्वरी ओजा, हे हिंदू श्री सौभाग्य भूतीचा साजा, हे हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, प्रभो शिवाजी राजा. करी हिंदू राष्ट्र हेतू ते, वंदना करी अंतःकरण ज तुझा, अभिनंदना तव चरणी भक्तीच्या चर्ची, चंदना गूढाशा पुरवी ज्ञान कथू शकतो जा, हे हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, प्रभो शिवाजी राजा. जी शुद्धी हृदाची रामदास शिर ढुलवी, जी बुद्धी पाच शायास शत्रूच्या झुलवी, जी युक्ती कूटनीतीत खलासी बुडवी, शक्ती बलोन्मत्तास पदतली तुडवी, ती शुद्धी हेतुची कर्मी, राहू दे ती बुद्धी भाबड्या जीवा, राहू दे, ती शक्ती शोणिता माझी, वाहू दे, दे मंत्र पुन्हा तो दिले समर्थे तुझ जा, हे हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, प्रभो शिवाजी राजा, हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, प्रभो शिवाजी राजा. जय श्री राम. योगेश आनंद काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार. मित्रों, 4 जनवरी 1750 राजा राम महाराज का पपौत्र ताराबाई का नाती ग्रैंडसन यानी राम राजा का राज्याभिषेक सातारा में हुआ. अगले 11 साल बाद 14 जनवरी 1761 को, जो मैं भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा काला अध्याय में से एक मानता हूँ, पानीपत में मराठाओं की सब शेल हार हो गई. ये 11 साल है मित्रों, 11 साल. 1689 में नरवीर धर्म योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज की नृशंस हत्या के बाद सारे मराठाओं की ये जो वीरांगना है महारानी ताराबाई, इसके नेतृत्व में उसने औरंग्या जैसे भांड इस्लामी आक्रांताओं से 2 हाथ किया और उसमें जो पराक्रम दिखाया है ये भारतीय इतिहास में संस्मरणीय है. और वैसे भी मित्रों, ये जो 11 साल है ये श्री शिवराय के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने की ये जो होड़ लगी थी मराठा सरदारों में, ये 11 साल में हमको ये दिखती है. अब मनुष्य स्वभाव है तो गुण है, अवगुण है, नीति है, अवनीति है, सब तरह के गुण और अवगुण मराठी सरदारों ने दिखाए हैं. लेकिन इसके मूल में श्री शिवराय के संकल्प को सिद्धि तक अपने अपने तरीके से पहुंचाने की एक पराकाष्ठा मराठी सरदारों ने की है.
अब बहुत सारे लोगों को इसमें पराभूत भी होना पड़ा है, बहुत सारों ने विजय भी हासिल कर लिया है, लेकिन मूलतः उसके ये शिवराय का संकल्प ही था, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। पानीपत का जब नाम आता है तो तुरंत हमें होलकर याद आते हैं, लेकिन 1795 के आसपास होलकरों ने जो किया है, इसकी वाच्यता हमारा इतिहास नहीं करता, यही नकारात्मकता है। इस 11 साल में अंग्रेज़ों ने पूरे हिंदुस्तान में अपनी जो नींव थी वो बड़ी मजबूत की, ये मानना पड़ेगा। दक्षिण और पूर्व में सबसे ज़्यादा की, उत्तर और पश्चिम में मोमिन मराठाओं का प्रतिरोध भी उन्हें सहना पड़ा। ये हमारे अय्याश ठरकी मुगल तो अपने ही दिल्ली के गटर में मदमस्त नाचते रहते थे, ये भी हमने देखा। 1761 की पानीपत के लड़ाई के हार के बाद मराठा और ये मोमिन, इन दोनों को, उनके सपनों को पानीपत ने ये किया, जमींदोस्त किया। पानीपत के परिणाम और उसका पूरे हिंदुस्तान पे पड़ा जो असर है, उस विषय में हम लोग आगे बात करते रहेंगे। इसी साल गणपति में, अभी 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, 2024 के गणपति के दिनों में मुझे मित्रों 1761 के कुछ पिलाजी जाधव के पुत्र ने लिखे पत्र मुझे पढ़ने मिले। कई लेखों का भाषांतर था, कई पत्रों का भाषांतर उपलब्ध नहीं मिला, लेकिन मूल पत्र मुझे पढ़ने मिले हैं। इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। मराठा सरदारों की परिणतावस्था यही 11 साल में हमें मित्रों नजर आती है। 1718 में बालाजी विश्वनाथ ने सर्वप्रथम इन अय्याश ठरकी मुगलों से सनद हासिल कर ली थी, ये मैंने आपको बताया है। इसका फलितार्थ इन 11 सालों में दृग्गोचर होते गया। पश्चिम में जिंजी किले से पूर्व में बंगाल, ओडिशा के कटक तक हिंदुस्तान में मराठाओं ने अपना लोहा मनवा लिया, यही 11 साल। इसी 11 साल का विपुल लेखन बहुत सारी भाषा में उपलब्ध है, बेहद रोचक है, और हर एक प्रांत के इतिहासकारों ने अपने लेखन में अपने अपने चश्मे से तर्क दिया हुआ है। टीका टिप्पणी भी काफ़ी बहुत है, लेकिन आज ये इन सब का फायदा हमें ये होता है कि समग्रता से हम तार्किक बुद्धि पे जोर दे के संपूर्ण सत्य घटना का जान सकते हैं, ये मुझे फायदा लगता है। हमारे मराठी इतिहासाचार्य, हम जिसे कहते हैं गुरुवर्य राजवाड़े जी, राजवाड़े जी ने भी विपुल लेखन किया है। नाना ने 1750 में हर एक सरदार और उसके फौज के लिए नई व्यवस्था बनाई है, हमने लास्ट एपिसोड में देखा है। उनको नए अभियान का नियोजन करना, उनके फौज का जो खर्चा होता है उसका लेखा परीक्षण नाना ने शुरू किया। ये नई बात थी। फौज में सैनिकों को तुरंत बख्शिशी वितरण की भी व्यवस्था नाना ने पहली बार शुरू की। हाँ, चौथ संकलन की जो पूर्वापार व्यवस्था थी गत 50 साल से, उसको नाना ने हाथ नहीं लगाया। यह व्यवस्था मित्रों नए जो फौज की व्यवस्था थी, ये बिल्कुल तैनाती फौज जैसी ही करने की शुरुआत नाना ने की थी। 1750 में ये विकेंद्रीकरण का योग्य अयोग्य उपयोग हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष में पूरे मराठी सरदारों ने सबसे ज़्यादा किया है। 1748 के निजामुल मुल्क के ऊपर हुर के बाहों में जाने के बाद, यानी बुढ़े इस्लामी मोमिन को
दफन करने के बाद उसके अधिकृत बेटों में झगड़ा शुरू हुआ। अब ये तो मोमिनों का डीएनए है, बताइए। हाँ, क्या बाप और क्या माँ, बस सर जोरू जमीन लूटना है, आखिरत का इंतजार करना है और तब तक पूरी दुनिया को दारुल इस्लाम बनाने की कोशिश करते रहना है। इसे ही मोमिन कहते हैं। सही है ना मित्रों? नाना ने अपना जो संपूर्ण लक्ष्य था इन 11 साल में दक्षिण की ओर किया है, और यही कारण है कि 11 साल में नाना हमें उत्तर हिंदुस्तान में एक बार भी नहीं दिखता। वो मैसूर में हैदर का नंगा नाच भी शुरू हुआ, कर्नाटका के जो छोटे छोटे राज्य थे और बंगाल, दिल्ली, राजस्थान के राजपूत, पंजाब के ये ठरकी नवाब, इनका भी जोर अब पुराना हो गया, ना के बराबर हो गया। 1750 के बाद मराठी सरदारों का चौथ वसूली का जो हिस्सा था, ये नियमित तौर पे सातारा आना भी लगभग बंद हुआ। ये बहुत बड़ी बात इन 11 साल में हुई है। क्या कहेंगे, अवास्तव है, लेकिन मांगे भी उन्होंने अपनी बढ़ा दी थी। फौज, उनके खर्चे, प्रतिनिधि का खर्चा, सब मांगे इन मराठी सरदारों ने बढ़ा दी थी। ये बहुत गलत बात उसने की, उसके बारे में बताऊंगा आगे। हमारी उत्तर की तीनों प्रमुख धार्मिक स्थान भी नवाब से छुड़वानी थी। करार हुआ था जो हमने 1992 में जाकर एक को छुड़वा पाए, बाकी दोनों के प्रयत्न जारी है। वैसे रघुनाथ राव के हाथ में जब नाना ने पूरा उत्तर हिंदुस्तान सौंपा तो उसने एक प्रयत्न किया, यशस्वी भी रहा, लेकिन कागजों पे रहा। उसको अमली जामा रघुनाथ नहीं पहना पाया क्योंकि पानीपत बीच में आ गया। पानीपत से उन सारी कोशिशों में फिर एक बार पानी फिर गया। सारा उत्तर का व्यवहार रघुनाथ पे छोड़ देने के कारण नाना का एक पत्र भी इसके बारे में आज उपलब्ध नहीं है। 1748 से ही मित्रों अब्दाली हिंदुस्तान को लूटने के लिए प्रयत्नशील रहा है। होलकर, शिंदे, राजस्थान के राजपूत, पंजाब में भी 2 हमारी रियासतें थी, ये सब तो उनसे लड़ी है, बार बार अब्दाली को भगाया भी है, लेकिन इन सभी का निर्णायक विजय जो उनको जो पाना था उनमें सब नाकामयाब रहे हैं। यही वो समय था कि नाना ग्वालियर और इंदौर में मित्रों जाके बैठता, लेकिन नाना ने ऐसा नहीं किया। ये युवा सदाशिव राव के बदले मुझे तो लगता है नाना को खुद माड़वा जाके बैठना था। हमारा ठरकी मोहम्मद भी 14 अप्रैल 1748 में कब्र में ढकेल दिया गया। यानी ठरकी मोहम्मद मुगल आक्रांता 14 अप्रैल को 48 को कब्र में ढकेल दिया गया। 21 मई को उसका चेला निजाम भी मारा गया। यानी 1707 से जो प्रमुख विरोधी हम कहते हैं, ये दोनों एक ही साल 1.5 महीने में कब्र में ढकेल दिए गए। इससे दोनों की सल्तनत भी ढीली पड़ गई और अब मृत्यु शैया पे जैसे लेट गई थी। नाना ने उसके बाद प्रयत्न किए, लेकिन अगर थोड़ी बात उसने प्रयत्न किए, उस प्रयत्न में बड़े दिल जी जान लगा के अगर ताराबाई, ये हमारे रघुजी भोसले, पंत प्रतिनिधि है ना, यमाजी शिवदेव,
इन जैसों ने एक दिल से नाना का साथ दिया होता तो सोचो क्या होता। फूफी को फूफा कहते। ये निरर्थक चर्चा है, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये होता तो क्या होता, वो होता तो क्या होता, छोड़ दो। मोटा मोटी मैं कह रहा हूं, अंग्रेज, सफदरजंग, आवध का नवाब और दिल्ली का वजीर गाजीउद्दीन, ये तीन ही धुरंधर हमें 1750 में दिखते हैं पूरे हिंदुस्तान में। बाकी सब तो कमजोर लूले लंगड़े पड़े हुए थे। और उसमें ये तीनों में भी मित्रों, अंग्रेज अगर हम छोड़ दे तो बाकी जो दोनों हैं, ये दोनों तो मराठों के अंकित ही थे। तो हिंदुस्तान की जितने भी बाकी बची ये मोमिन छोटी मोटी रियासतें थीं, इनमें मित्रों एक कॉमन था, उम्मियत का कीड़ा। कर्तृत्व किसी के पास नहीं था भाई, ताकत ही नहीं बची थी, लेकिन उम्मियत का कीड़ा वार घूम डर अंदर घूमता बिल्कुल था। एक रोहिला सरदार था नजीब, उसमें शायद ये कीड़ा ज़्यादा घूम रहा था, तो वो साजिशें भी 1750 के आसपास ही करने लगा। जनवरी से अप्रैल 1750 में नाना सभी अपने प्रमुख सरदारों से मिला है, मैंने आपको डिटेल बताई है। उसने इन सरदारों की जितनी भी छोटी मोटी रियासतें थी, हर जगह नए वकील नियुक्त किए। ये नई चीज नाना ने की। सातारा में गोविंद चिटनिस वहीं आबादित रहे, उनको हाथ नहीं लगाया। भाई नाना तो 1750 में ताराबाई से भी मिले, लेकिन तब तक नाना ताराबाई के जो नए शुरू किए षड्यंत्र थे ना, उससे अज्ञानी था। नाना अब एक सुलझे शासक की तरह हर एक अपने तबके को जोड़ने लगा था। शिंदे और होलकर दोनों में जो जयपुर के प्रकरण के बाद में प्रचंड नाराजी उत्पन्न हुई थी, उन दोनों को नाना ने एक साथ बिठाया, एक साथ उन दोनों में सुलह करने की नाना ने कोशिश की। दरबार में लाया, उनको मान सम्मान दिया, दोनों को मोतियों की माला पहन के उनका सम्मान किया। इससे हमें ये तो निश्चित पता चलता है कि नाना अब श्री शिवराय के संकल्प को पूरा करने का प्रयत्न फिर एक बार दिल से शुरू करने जा रहा था। 18 अप्रैल 50 को नाना रघुजी भोसले को उसके सातारा के घर में भी जाके मिला। आपसी वितंडावाद जो उनमें कई साल चल रहा था, उस पे खुल के नाना ने चर्चा की। उस गंभीर दीर्घ चर्चा के बाद ये हुआ कि रघुजी ने अपने आप को ताराबाई से अलग किया है। ये बारीक बारीक चीजें हैं मित्रों, लेकिन ये जानना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सभी का परिणाम हमें पानीपत में नज़र आता है। वैसे हमारे संत महात्मा हमेशा कहते ही हैं कि इस पृथ्वी पर कोई भी घटित घटना हो, यूं ही जाते जाते संयोग से नहीं होती। वंदे मातरम।